Assalamu alaikum, dear students. Today's our topic is electric flux. To understand electric flux, firstly we need to know the meaning of flux. बच्चों, फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का किसी सर्टेन एरिया एलिमेंट से गुजर जाना। और क्योंकि इसके साथ लफ्ज़ इलेक्ट्रिक लगाया हुआ है और आपने प्रीवियसली टॉपिक्स में पढ़ा है कि यहाँ पर जो वर्ड हम इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यानी किसी चार्ज से आने वाली उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सर्टेन एरिया से किसी भी एलिमेंट से गुजर जाएंगी, उन गुजर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इसको कुछ डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the certain area of an element is known as electric flux. बच्चों, इसका जो सिंबल है सिंबल फाई कहलाता है। It is denoted by phi, ठीक है। फाई बनाने का एक बार फिर से तरीका दिखा देता हूँ। एक साइड पे आप एक सर्कल सा लगाएंगे और उससे एक लाइन गुजार देनी है, ये कहलाता है फाई, PHI जिसे हम कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक बार फिर से इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं एक कोई भी सर्टेन एरिया ले रहा हूँ, ये एक डायग्राम बना रहा हूँ। कोई भी एरिया एलिमेंट है जो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कोई सर्कलनुमा हो सकता है, कोई इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। हर एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर सकती हैं। इसका मतलब हर एक एरिया से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं रेक्टेंगुलर एरिया की बात करता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों आ रही हैं और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये सामने जो सरफेस पड़ी हुई है ये परपेंडिकुलर है, अगर ये फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से गुजर जाती हैं तो ये अब बनेगा फ्लक्स। उससे पहले पहले वो कहलाती रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब वो इस एरिया एलिमेंट से गुजर गई तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फ्लक्स कितना है, 3 लाइंस है, तो हम कहेंगे फ्लक्स इक्वल्स टू 3। सपोज करते हैं ये जो तीनों लाइंस थी, इन तीनों लाइंस में से मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो सरफेस यहां मौजूद है आगे जो सर्कुलर फॉर्म में, इसका एरिया एलिमेंट अपवर्ड है, यानी ये कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है कि इसका जो नॉर्मल है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर रीजन से नहीं गुजरेंगी बच्चों, ये कहीं ऊपर से गुजर गई हैं क्योंकि वो सर्कल नीचे पड़ा हुआ था। अब इससे फील्ड लाइंस के ना गुजरने की वजह से इससे आने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इसी तरह से मेरे पास नीचे इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है और मैं अगर आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजर जाती हैं, सपोज करें कि मैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लेता हूं और ये चारों की चारों ऐसे गुजर जाती हैं क्योंकि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू एरिया जिसे हम कहते हैं, वो इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही है। तो यहां से हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो 4 होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर गई हैं। इस पे हम मजीद डिटेल में भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में डिफरेंट एंगल्स के साथ, लेकिन उससे पहले मैं इसकी एक जनरल एग्जांपल लिखना चाह रहा हूं बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो एक्सप्रेशन है यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यानी डॉट नॉर्मल टू एरिया, और इसको लिखा कुछ इस तरह से जाएगा सिंबॉलिकल फॉर्म में। फाई आप ई भी लिख सकते हैं, ई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमने आने वाले चैप्टर्स में मैग्नेटिक फ्लक्स को भी पढ़ना है तो वहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ई लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा सिंबल होता है ई, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में इसके ऊपर एरो हेड भी आएगा या बार लगेगी,
और साथ में ए आएगा और इसके ऊपर भी बार लगेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपने फर्स्ट ईयर में इस चीज को पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी वहां हमने एग्जांपल तो पढ़ी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, लेकिन मैं बात रिपीट ये करना चाह रहा हूं, यहां पर रिवाइज ये करना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो 7a है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आप अब सारे ये सोच रहे होंगे ये एरिया लिखा हुआ है और एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर यहां पर हमने इसे वेक्टर क्यों लिखा? तो बच्चों ये एरिया नहीं है, मैंने इसीलिए ऊपर डॉट प्रोडक्ट जब इसका लिखा तो मैंने सिंबॉलिकल फॉर्म में आने से पहले लिख दिया नॉर्मल टू एरिया। ये किसी भी एरिया से किसी भी सरफेस से ड्रॉ किए जाने वाला नॉर्मल है, और बच्चों नॉर्मल वेक्टर ही होता है। जैसे मैंने यहां पर ऊपर एक सरफेस ड्रॉ की, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, और इससे अगर मैं इसके एरिया की बात करूं नॉर्मल टू एरिया की, तो नॉर्मल टू एरिया ये है, ठीक है। इसी तरह मैंने नॉर्मल टू एरिया सर्कल की बात की तो वो ये था। इसी तरह इररेगुलर शेप का नॉर्मल टू एरिया ये ए कहलाता है। तो ये ए, इसको जस्ट एरिया नहीं कहना बल्कि नॉर्मल टू एरिया, यानी किसी भी एरिया से निकलने वाला नॉर्मल, ठीक है, किसी भी सरफेस से निकलने वाली राइट एंगल लाइन, ये जो नॉर्मल है इसे हम वेक्टर कंसीडर करते हैं, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और बच्चों फर्स्ट ईयर के रेफरेंस से ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता है और आने वाला रिजल्ट स्केलर कहलाता है। सो यहां पर हम एक बात लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट बेटा हम लिख रहे थे, इट्स SI यूनिट इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन्स पर कूलम, और साथ एरिया मौजूद है तो मीटर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, ठीक है। ये मैं एक साइड पर भी लिख देता हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, इसकी यूनिट बच्चों याद रहनी चाहिए न्यूटन पर कूलम, यानी हम अगर इसके फॉर्मूला की बात करें जो हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसी एक्सप्रेशन के रेफरेंस से हमारे पास इसकी यूनिट थी। इसी तरह एरिया है बच्चों, तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसी रेफरेंस से हमारे पास इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसके कुछ केसेस हैं, उनमें हमारे पास पहला केस ये हो सकता है सरफेस परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चों ये बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रा तवज्जो से देखना है। सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बनाऊँ कि आपको फील हो कि सरफेस वाकई परपेंडिकुलर है टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दिखा रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों इस सरफेस से, ये जो मैंने दिखाई हुई है इससे परपेंडिकुलर है, यानी राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पे है, और इस सरफेस का जो नॉर्मल टू एरिया है वो कुछ इस तरह से है। जैसे कि आपको कुछ मैं अगर एरिया दिखाऊं तो ये एरिया यानी इस तरह से ये पड़ा हुआ वर्टिकली ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से पड़ा हुआ है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सामने से आएंगी, ये इस पेन के साथ देख सकते हैं जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको सपोज कर लें, और ये जो कार्ड है इसके साथ राइट एंगल बन रहा है। जब राइट एंगल होगा, ये सरफेस परपेंडिकुलर होगी बच्चों, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैक्सिमम गुजर जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। लेकिन यहां बात इंपॉर्टेंट ये है, सरफेस तो परपेंडिकुलर है लेकिन नॉर्मल टू एरिया इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पैरेलल है। तो ये बातें दो यहां पर शामिल हो रही हैं, दो रेफरेंस से वो क्वेश्चन करता है। बाजुकात वो सरफेस परपेंडिकुलर कह देता है और बाजुकात वो कहता है नॉर्मल टू सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों देख लें, ये नॉर्मल टू एरिया है, नॉर्मल टू सरफेस है, ये नॉर्मल टू सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जबकि सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है। सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी और नॉर्मल टू एरिया से भी, यानी नॉर्मल टू सरफेस से भी। अब यहां से आने वाला जो फ्लक्स होगा फाई ई, अगर हम इसको ई डॉट ए की फॉर्म में लिखें बच्चों तो कुछ इस तरह से, और अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो आप सब जानते हैं कॉस थीटा लगाया जाता है, और ये जो थीटा है ये थीटा असल में बच्चों एंगल है। थीटा इज
द एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया जो नॉर्मल टू एरिया यहाँ पर हमने लिया हुआ है उसके दरमियान का एंगल है। तो बच्चों देख सकते हैं इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल टू एरिया के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। तो थीटा 0 कर देंगे और बच्चों कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। सो ई ए कॉस थीटा जो हमारे पास था 0 किया तो 1 आ गया। तो फ्लक्स हमारे पास आया ई ए मैक्सिमम, यानी बच्चों इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा कि जब हमारे पास सरफेस जो है परपेंडिकुलर है और नॉर्मल टू एरिया या नॉर्मल टू सरफेस जो है वो पैरेलल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ इज द सेकंड केस, सरफेस पैरेलल। अब बच्चों सरफेस पैरेलल से क्या मुराद है, मैं एक सरफेस बना रहा हूं, कोशिश करता हूं कि आपको फील भी हो कि ये सरफेस जो है आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पैरेलल भी है और ये सरफेस से राइट एंगल पर मैंने इसका ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों आ रही हैं और फील करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इस सरफेस के ऊपर से गुजर जाएंगी या नीचे से गुजर जाएंगी। यानी मेरे पास ये कार्डबोर्ड है, ये एक सरफेस है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से गुजर जाएंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से गुजर जाएंगी, इस सरफेस के अंदर से नहीं गुजरनी। तो जब तक सरफेस के अंदर से नहीं गुजरेंगी बच्चों तब तक हमारे पास फ्लक्स नहीं आएगा। तो यहां पर भी कोई यही सिचुएशन बनी हुई है, या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से गुजर जाएंगी। अब नजर ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल टू सरफेस आपस में राइट एंगल पर हैं, 90 डिग्री पे हैं, जबकि ये जो सरफेस मैंने ड्रॉ कर रखी है ये सरफेस पैरेलल है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो फ्लक्स हमारे पास क्या बनेगा, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए। बच्चों इसी तरह से डॉट हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा और इस वक्त जो थीटा हमारे पास है कॉस थीटा हम पुट कर देंगे 90 डिग्री, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नॉर्मल टू जो सरफेस है हमारे पास या नॉर्मल टू एरिया जो है उसके दरमियान एंगल 90 है। तो कॉस 90 बच्चों 0 हो जाएगा। 0 हुआ तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो 0 हो जाएगा या हम उसे लिख देंगे मिनिमम। नाउ इज द थर्ड केस, सरफेस टिल्टेड टू द बेस। कुछ इस तरह से कि ये जो सरफेस है बच्चों ये कहीं तिरछी पड़ी हुई है। अब सामने से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर भी जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो इस सरफेस का नॉर्मल टू सरफेस बनेगा वो तो ये जा रहा है क्योंकि सरफेस टिल्टेड थी। अब जब नॉर्मल टू एरिया बच्चों ऊपर जा रहा है तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और नॉर्मल टू एरिया को ऊपर नॉर्मल केस की तरह डिस्कस नहीं कर सकते। अब यहां पर एंगल्स का फाइंड होना जरूरी है, एक स्पेसिफिक एंगल बन रहा होगा। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे केसेस फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते रहे हैं, अब ये जो नॉर्मल टू एरिया बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है इसको रिजॉल्व करना होगा, इसके म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे हम, जो कि एक रिजॉल्व होगा हमारे पास इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक इसी तरह से ये कंपोनेंट कहीं वर्टिकल बन जाएगा अपवर्ड। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये कंपोनेंट बनेगा इसका ए कॉस थीटा, जबकि ये राइट एंगल कंपोनेंट जो है जो वर्टिकल है इसे कहेंगे हम ए साइन थीटा। अब देखना हमने ये कि कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, तो वो कॉस कंपोनेंट है। तो अब जो बनने वाला हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल हमें फिलहाल अभी पता नहीं है, हमें यहाँ पर स्पेसिफिक एंगल को मालूम करना होगा। और अगर हम जनरली लिखें तो जनरल इक्वेशन उसी तरह से बनती है कि बच्चों कॉस हटाकर आप डॉट लगा सकते हैं। बट जो यहाँ हमारे पास सरफेस टिल्टेड है इससे आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी फाइंड हो सकेगा जब हमें ये थीटा मालूम होगा कि ये एंगल कितना है। ठीक है, वो कोई भी एंगल हो सकता है, वो 90 से
कम भी हो सकता है, ठीक है, वो जीरो से ज़्यादा हो सकता है। तो वो कोई भी एंगल हो सकता है जिसकी पुटिंग करने के बाद हमें पता ये चलेगा कि इस टिल्टेड सरफेस से आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। अच्छा बच्चों, आखिर में कुछ इसकी डिपेंडेंस फैक्टर्स भी हैं जिनका सुनना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कुछ पे इंडिपेंडेंट भी है। तो सबसे पहले तो बच्चों याद रखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री या शेप। ये किसी भी सरफेस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एलिमेंट की ज्योमेट्री या शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है इन फैक्टर से। जबकि ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑफ, ये डिपेंड करता है बच्चों, नंबर वन एरिया है बच्चों, सेकंड ओरिएंटेशन है, यानी वो सरफेस किस एंगल पे पड़ी हुई है, किस एंगल पे हमने उस सरफेस को एडजस्ट किया हुआ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फील्ड इंटेंसिटी, यानी जो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी इंटेंसिव है। अगर वो ज़्यादा इंटेंसिव होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, और अगर वो कम इंटेंसिव होगी तो फ्लक्स कम होगा। आज का भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। बेसिकली ये इस चैप्टर के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक टॉपिक था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों लाजमी करना है, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शुरू के। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।